सियासत में लाया गया, ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई। उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हैं। यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज़ इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा ये ठीक है, यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज़ सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज़ मिलती है, तो जब इससे कोई चीज़ ना मिले ना तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक। तो बिलावल साहब एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूँ, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। क्योंकि आपके जो वालिद हैं, जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा, हम सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो आप जितने मर्जी टिकटॉक करें, हर टिकटॉक के बाद आपको जूता पॉलिश करना पड़ेगा और नून लीग का आप साथ देंगे। अभी तक 5 बजट पास हुए, इन 5 बजट में बिलावल आपने वोट दिया। मुस्लिम लीग नून ने जितना जुल्म किया पाकिस्तानियों पर आपने वोट दिया। अभी तक 2 आईनी तरामीम हुई, इन दोनों आईनी तरामीम में आपने वोट दिया। अभी तक जितना जुल्म और बर्बरियत हुई उसमें आपने हिस्सा डाला। सिंध के अंदर आपने बिल्कुल कुचल के रख दिया सियासी मुखालिफिन को। आपकी बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे उम्मीदवार उठा लिए गए और गायब कर दिए गए, किसी को डरा के बिठा लिया गया। तो आप बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। आपने अपना चेयरमैन सेनेट बनाया, आपने अपने सेनेटर्स लगवाए, आपने अपने गवर्नर्स बनाए, आपने 3 सूबों में हुकूमत ली, आपने अपने वालिद गिरामी को सदर पाकिस्तान बनाया इन्हीं जाली वोटों से। तो टिक टॉक जूते पॉलिश, टिक टॉक जूते पॉलिश। बिलावल साहब आपने यही करना है, इसके अलावा ना कोई औकात है इस वक्त आपकी। हो सकता है कभी मुस्तकबिल में, जैसे आपके नाना जो हैं वो भी एक डिक्टेटर के साथ हमेशा उसकी बी टीम के तौर पे, ए टीम के तौर पे रहे और डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो उनको अल्लाह ने तौफीक दी, एक वक्त आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए, उन्होंने आंखों में आंखें डाली और फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन आपने और आपके वालिद ने भुट्टों की सियासत दफन कर दी है। यानी जरदारियों का कब्जा हुआ ना जब से पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टियों में से भुट्टो का ऐसा लगता है खून ही निकल गया। और भुट्टो जो है वो तो बचे ही नहीं बेचारे, बेनज़ीर भी कत्ल हो गई, उसके दोनों भाई भी, उसका वालिद भी, तो सारा ख़ानदान ही उड़ा के रख दिया। तो अब ये जरदारियों के पास चली गई पार्टी, तो ये सिर्फ टिक टॉक जूते पॉलिश और कुछ भी नहीं करेंगे। ये यही काम करेंगे जो इन्हें आता है और इस काम के ये लोग अब माहिर बन चुके हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कंपेन चला रही थी और वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि मेरे भाई को जेल से निकालने के लिए कोशिश शुरू करो और थोड़ा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वहाँ पे अच्छे बड़े इज्तिमात हुए, बहुत बड़े उनके इस्तकबाल हुए। जब वो DI खान पहुँची तो वहाँ पे इस्तकबाल उतना बड़ा नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि जो गंडापुर ख़ानदान है या गंडापुर से, उनकी DI खान में अच्छी खासी वर्थ है। अभी आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। अभी वो इमरान खान साहब की पार्टी में और उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना एक बयानिया है, वो अपने लोगों को जाके बताते हैं हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो क्योंकि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और गंडापुर को इमरान खान का साथी समझते हैं, तो वहाँ गंडापुरों के साथ कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इसका शिकवा कुछ लोगों ने किया और उसकी वजह से कोई बड़ा इस्तकबाल डेरा इस्माइल खान में अलीमा खानम का नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं जी गंडापुरों ने जानबूझकर नहीं होने दिया। तो ये दोनों एलिमेंट हैं। बहरहाल वहाँ कोई इतनी बात बनी नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे बड़ा शानदार इस्तकबाल अलीमा खानम का इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से हुआ। अब जैसे ही वो पंजाब में दाखिल होती हैं मियाँ वाली में, तो इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने कहा जी आपने तो चले जाना है, ये लोग परेशान हो जाएंगे, इनको उठा के हम जेलों में डालेंगे, इनको उठा के हम गिरफ्तार करेंगे, इनको हम बहुत तकलीफ देंगे। तो पुलिस धमकी लगा रही थी, DSP धमकियां लगा रहा था कि जाएं वापस, और उन्होंने ज़बरदस्ती धकेल के, लाठियां मार के, लोगों को उठा के, घसीट के, जो भी करके, जितनी ब्रूटैलिटी वो कर सकते थे ये करके उन्होंने वहाँ से, ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। पुलिस को इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में कभी दहशतगर्दी के वाक़यात में नहीं देखा। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में, बड़े बड़े सानेहात में नहीं देखा जितनी मुसीबत पुलिस को पड़ जाती है जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहीं पे कोई एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हो जाएं,
या एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ जाएं। नाज़रीन, अब हालात जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हैं कि DGISPR जो एक ट्वीट करते हैं वो उस ट्वीट के कमेंट्स भी अपने बंद रखते हैं, कमेंट्स ही नहीं खोलते अपने ट्वीट्स के। हालांकि वो कहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो ये भी कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी हमसे प्यार करते हैं। तो पाकिस्तानी उनसे कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए उन्हें अपने कमेंट्स तो खोलने चाहिए। हमेशा DGISPR के कमेंट्स खुले रहते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि DGISPR के जो अकाउंट है ऑफिशियल उसके कमेंट्स बंद हों। हमेशा ये कमेंट्स खुले रहते थे, लेकिन अब ये होना शुरू हो गया कि उनके कमेंट्स बंद कर देते हैं। वो किसी को इजाज़त नहीं देती कि कोई उनके ऊपर कोई राय दे। आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना खोला था, लेकिन लोगों ने जिस किस्म की राय दी या लोगों ने जिस किस्म का फीडबैक दिया उसके बाद उन्होंने वापस बंद कर दिया। अब तो हालात ये हैं कि वो फ़ौजी अफसरान की या फ़ौजी जवानों की शहादतों की और कुर्बानियों की जो खबर देते हैं वो खबर देते हुए भी वो कमेंट बंद रखते हैं। लेकिन लोगों ने जिस किस्म की तनकीद की, जब वो कमेंट खोले गए, लोगों को अलाउ किया गया कि वो उसके अंदर अपनी राय दें, तो लोगों ने जो राय दी उस तनकीद से घबरा कर इन्होंने दोबारा इसे बंद कर दिया। देखिए, अगर कोई प्राइवेट आदमी हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइवेट आदमी है, वो कहता है जी मैं नहीं तनकीद लेता, मेरी अपनी ऑप्शन है, मैं बंद करता हूँ। लेकिन एक कौमी इदारा है, अगर उसका एक अकाउंट है तो उसमें फीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौमी इदारा अपने कमेंट्स कैसे बंद कर सकता है? ये एक इदारे की सीट है, यहाँ पे लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए, लोगों को उनकी राय देने का हक मिलना चाहिए। और लोग बात जो करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं। अक्सर बहुत सारे हमारे हुकूमती लोग हैं, वो जैसे ही कोई ट्वीट करते हैं तो वो कम्युनिटी नोट उन्हें लग जाता है, हकायक लोग निकाल कर सामने रखते हैं तो वो बेचारे उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो DGISPR को जो है वो अपना कमेंट ज़रूर खोलना चाहिए बॉक्स, ताकि उन्हें पता चले कि नौजवान जो बाशऊर नौजवान है वो उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा 2 वे ट्रैफिक चल जाएगा, वो अपनी बात करें, नौजवान अपनी बात करें, तो उन्हें पता चले कि नौजवानों के जज्बात उनके बारे में और उनके अफकार के बारे में क्या है। नादरीन, हमारे कुछ सहाफ़ी जो है ना वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं कि जनाब मेरी बड़े उच्चे बंदे से बात हो गई है, मेरी बड़ी हाई लेवल पे मीटिंग हो गई है, मोतबर ज़राए से मेरी बात हो गई है, ताकतवर शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई है, मुक्तदरा से मेरा राब्ता हो गया है। और यानी इस किस्म के जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं ये एक्चुअली जर्नैल है पाकिस्तान के। यानी एक DGISPR है, उससे मुलाकात हो जाए या उसके ऑफिसर किसी और से, किसी मेजर जनरल से या किसी ब्रिगेडियर से मुलाकात हो जाए, इतना ही होता है। एक ISI में हैं जनरल साहब जो देखते हैं मीडिया के मामलात, उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, इतना ही होता है। या कोई सेक्टर कमांडर है उससे बातचीत हो जाए। आर्मी चीफ तो मेरे ख्याल में मुलाकातें करते नहीं हैं और ये कोई मीडिया वीडिया नहीं लेते, और इससे वो घबराते हैं मेरे ख्याल में। वो मीडिया की बातें चीते हैं, वो इस तरह से नहीं करते जिस तरह बाकी कुछ जर्नैलों में होता है, थोड़ा इनमें नहीं है। तो ये इतने से लोग हैं और इनको जो है मुक्तदरा भी कहा जाता है, इनको ताकतवर हल्के भी कहा जाता है, ताकतवर तरीन शख्सियत भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है जनाब रियासत की ये सोच है और रियासत ये कह रही है। तो ये इस तरीके से इनसे मंसूब करके चीज़ें चलाई जाती हैं और कुछ भी नहीं है। और ये ख्वाहिशात होती हैं सिर्फ और सिर्फ। एक सहाफ़ी आता है, वो आगे कहता है जनाब कि अब बस टाइम ख़त्म, बिलावल वाला टिकटॉक। तो दूसरा सहाफ़ी आता है, वो कहता है जी कोई टाइम ख़त्म नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, मसला ही कोई नहीं, आप टेंशन ही ना लें। तो इस वक्त जब पूरा पाकिस्तान चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुराद सईद ने बड़े सीरियस सवालात उठाए और बार बार उठाए, उनके सवालात हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन उन सवालात का जवाब देने की बजाय हम सालसी में लगे हुए हैं कि जनाब हमने अमेरिका की और सुलह करवानी है ईरान की, हमने डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को खुश करना है। यानी देखें ना, इंडिया की जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत भारतीय शहरियों को खुश करने के लिए कोशिश कर रही है, भारतीय शहरियों की फिक्र कर रही है। बांग्लादेशी हुकूमत बांग्लादेशियों की फिक्र कर रही है। नेपाल की हुकूमत नेपालियों की फिक्र कर रही है। स्पेन की हुकूमत हिस्पानियों की फिक्र कर रही है। तो जो भी हुकूमत होती है वो अपने मुल्क के लोगों की फिक्र करती है। लेकिन हमारी एक अजीब हुकूमत है, हमारे अजीब हुक्मरान है, उन्हें ट्रंप की और नेतन्याहू की फिक्र लगी हुई है कि जनाब उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। नाज़रीन, जो गुज़िश्ता दिन गुजरा, इस दिन में आज़ाद कश्मीर में इमदादी सामान जाना था, इंसानी इमदादी सामान आज़ाद कश्मीर में जाना था। बड़े पैमाने पे इसके लिए नाम लिखवाए गए थे। डॉक्टर्स ने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, बहुत सारे पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, लोगों ने अपना सामान भी डोनेट किया था। और लोग चाह रहे थे कि एक बड़ा काफिला जाए आज़ाद कश्मीर और वो जाकर कश्मीरियों की मरहम पट्टी करे। ज़्यादा थी और RTS बैठने के बाद किस जमात की सीटें बढ़ गई थी, सिर्फ ये पता कर लें। देखिए ना, RTS अगर इमरान खान के फ़ायदे के लिए बैठाया था तो इमरान खान की सीटें बढ़ जानी चाहिए थी RTS बंद होने के बाद, लेकिन उसकी सीटें RTS बंद होने के बाद कम हो गई। फिर ये चेक कर लें, ज़्यादा पटिशन्स PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने डाली थी धांधली के खिलाफ, या ज़्यादा पटिशन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली थी धांधली के खिलाफ 2018 के इलेक्शन में। अपने आप को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं,
और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अभी बिलावल ने नूरा कुश्ती की है पीएमएलएन के साथ, तो नूरा कुश्ती भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये नवाज शरीफ के हक में, नवाज शरीफ की सपोर्ट में निकल के बाहर आ गए। मेरी समझ से बाहर है, इतनी इनकी उम्रें हो गई हैं, इतना अरसा इनको सहाफत करते हुए हो गया, ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते। और जो पॉलिसी, असल में जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, वो जबरी गुमशुदगियाँ हैं पाकिस्तान में, वो जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। ये आमना मसूद जंजुआ साहिबा कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं, कितने सालों से एहतजाज कर रही हैं। आज मसूद जंजुआ और फैसल फराज को जबरी तौर पे लापता हुए लगभग 21 साल हो गए। जुलाई 2005 में मुशर्रफ के दौर में इन दोनों को लापता किया गया था। अच्छे लोग थे, दीनदार लोग थे, अगवा कर लिया, लापता कर लिया। आज तक इनका पता ही नहीं चला। आपने इंडिया की फिल्म देखी होगी, आजकल लोग बहुत उसकी बात करते हैं, सतलुज मूवी, जिसमें वो एक सिख था, वो आवाज़ उठाता है, फिर वो लापता कर दिया जाता है, फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है, फिर उसकी आज तक लाश नहीं मिली। उसकी बीवी लापता अफराद के लिए आज भी आवाज़ उठाती है। यही कहानी पाकिस्तान की भी है। मसूद जंजुआ साहब के साथ भी यही हुआ था और उनकी बीवी आज तक आवाज़ ही उठाती है। उनकी लाश भी नहीं मिली, पता ही नहीं चला। सिमीदीन बलोच, उसके वालिद का पता ही नहीं चला, लाश भी नहीं मिली। मारक बलोच के वालिद की तो लाश मिल गई थी मसकशुदा, लेकिन सिमीदीन बलोच के तो वालिद की लाश भी नहीं मिली। हाँ, लेकिन कुछ लाशें मिली हैं, आज भी मिली हैं। बलूचिस्तान में जिन मजदूरों को अगवा किया गया था, जिनका ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था, ये तो बेगुनाह लोग हैं ना, बेचारे अपना काम करने गए हुए हैं और इस भरोसे पर गए हुए हैं कि रियासत उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। यानी जिन्हें लापता किया गया था, अगवा किया गया था 2 दिन पहले, 6 मजदूरों की लाशें मिल गई हैं। अब मेरा सवाल ये है कि फिर आप बाजियाब किसको करवाते हैं? कोई एक वाकया बताएं, कोई एक जगह बताएं जहां पे मगवियों को बाजियाब करवाने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब हुई हों। इतनी कमांडो ट्रेनिंग, इतना सारा पैसा, इतने सारे हथियार, इतना सारा जदीद साजो सामान, ये सब कुछ लेकर देने का क्या फ़ायदा है जब कभी भी आप किसी को बाजियाब नहीं करवा सकते? साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अगवा हो गया था और बाजियाब नहीं हो सका, वो किसी हादसे के नतीजे में छूट के निकल के आ गया था। तो ये बाजियाब तो उसको भी नहीं करवा सके थे। यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं वो अगवा हो जाते हैं, बाजियाब करवाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पैसे पूसे दे के, डिमांड्स तस्लीम करके उनके बंदे छोड़ के अपने बंदों को लेकर आते हैं। तो प्रोफेशनल फोर्सेस कहाँ गई? कहाँ है प्रोफेशनलिज्म जिसमें बाजियाबियाँ करवाई जाती हैं, लोगों को निकलवाया जाता है, छुड़वाया जाता है? क्या ये सारा कुछ हम ड्रामों में ही देखते हैं, फिल्मों में ही देखते हैं? भाई प्रैक्टिकली जाएं, जाकर लोगों को बाजियाब करवाएं। ये मजदूर क्या किसी के बेटे, किसी के शौहर, किसी के माँ बाप नहीं थे? ये किसी के बाप नहीं थे? ये बेचारे वहाँ पकड़े गए, इनके बच्चे नहीं थे, इनकी जानें कीमती नहीं थी, इन्हें बाजियाब करवाने के लिए कोई गया ही नहीं और ये मजदूर शहीद हो गए और इनकी अब लाशें बरामद हो गई हैं। ना बिठा के आप ये कुरानी आयात सुना रहे हैं भी बच्चों को ये बताना है कि बच्चों झूठ नहीं बोलते, बच्चों करप्शन नहीं करते, बच्चों अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारते हैं, बच्चों गलत को गलत कहना सीखो, बच्चों सही के साथ खड़े होना सीखो, शिरक नहीं करते, अपने रब के अहकामात पे अमल करते हैं। आपने अगर बच्चों को बताना तो आप ये बातें बताएं कि जुल्म का साथ नहीं देते, मजलूम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। बच्चों को बताएंगे जी एक तरफ से हाथ काट देंगे, एक तरफ से पाँव काट देंगे। तो आप कुरान मजीद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ आपने नहीं पढ़ा हुआ कुरान मजीद फील्ड मार्शल साहब, ये पूरे पाकिस्तानियों ने पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने अगर कुरान मजीद की आयात का हवाला देना शुरू कर दिया ना, तो यहां पे लोगों को मुंह छुपाने का मौका भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। कुरान मजीद में इतनी क्लैरिटी है जुल्म को और जालिमों को लेकर। मजलूमों के लिए कुरान मजीद में क्या है वो भी आप वहां पढ़ लें जाके। बेशुमार कुरान मजीद की आयात हैं जो आज उनको जो है वो पसे पुष्ट डाला जा रहा है। फजल रहमान खुद कहते हैं कि जी कुरान मजीद के खिलाफ जो है वो यहाँ पे कानून साजियाँ हो रही हैं। आपका अपना करीबी मौलवी है ना, बहुत ताल्लुक वाला है आपका, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक आपने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और फजल रहमान को आपने मौका भी दिया हुआ है कि चढ़ के रहो, हीरो बन जाओ, हमें गालियां दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मकबूलियत छीन लो। इसीलिए फजल रहमान को फ्री हैंड दिया हुआ है ना। उसके ऊपर तो तमाम तर बयानात देने के बावजूद एक मुकदमा आपने दर्ज नहीं किया, जबकि इमरान खान की बहनों पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जरा आगे वापस वो पहले वाली बात के ऊपर वापस मैं इमरान खान साहब की बहनों वाले मामले पे आऊँगा। अब
ये नाजरीन मिसाल मलिक आई हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब ये फौज का कसूर नहीं है, ये कसूर जो है वो सियासतदानों का है, सियासतदान जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हुआ है, ये मिसाल मलिक साहबा कह रही हैं। लेकिन सियासतदान तो बेचारे ना 3 में ना 13 में, वो बेचारे रोते पिटते रहते हैं कि ना हमें इक्तदार हमारी मर्जी से मिलता है, ना हम फैसले अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आज पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत जरूर है, वो हर गंद की सहूलतकार जरूर है, लेकिन असल कार्रवाई तो वहां पे एजेंसियां डाल रही हैं। असल कार्रवाई जो है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डाल रही है। अपने इक्तदार को दवाम बख्शने के चक्कर में हर जगह पे इन्होंने जुल्म किया, और अब जितने बंदे शहीद कर दिए गए हैं ये किसके खाते में डाले जाएंगे? भाई किसी का तो सर लिया जाएगा ना। 100 के करीब बंदे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक उनके शहीद हो गए हैं, अब ये किसी के सर में तो जाएगा। और देखिए मजाक कैसे उड़ाते हैं। अब अबसार आलम को देखें, अच्छा खासा सीनियर जर्नलिस्ट था, बाद में सरकारी मुलाजिम बन गया, फिर ऐलान किया कि मैं कभी भी दोबारा सहाफ़ी नहीं बनूंगा। अब वो ये कह रहा है कि खवातीन को और बच्चों को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो मर जाए। कैसी बेशर्मी और डिठाई है भाई। कौन सा बच्चा या खातून उन्होंने आगे की जिसको गोली लग गई? जितनी गोलियां लगी वो कश्मीरी नौजवानों को और बुजुर्गों को लगी हैं। वो तो जैसे ही उनको पता चलता है कि क्रैकडाउन हो रहा है या होने वाला है, वो सबसे पहले अपनी खवातीन को और बच्चों को महफूज बनाते हैं। ये कैसी बेशर्मी है और बेगैरती वाला स्टेटमेंट है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं, इनके सीने में दिल ही नहीं है। वहां डी चौक में लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे, और ये ठट्टे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और ये साबित करने पर तुले थे नहीं जी नहीं कुछ नहीं होया। इनके सीने में दिल ही नहीं है, इनको लगता ही नहीं है कि किसी का खून बह गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें। उधर कश्मीरी जाने कुर्बान कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग उनके बकौल उनके शहीद हो गए हैं। तकरीबन 80 लोगों के नाम तो मौजूद हैं जो शहीद हो गए। लाशें गायब की जा रही हैं सरकार की जानिब से, और ये उस वक्त उनको ताने दे रहे हैं कि तुम औरतों और बच्चों के पीछे छुपे हुए हो। एक औरत को भी और एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसे वो गोलियों के सामने नहीं किया। उन्होंने सारे मनाजिर सबके सामने है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं, और हर चीज को वहां